स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो पिछले बार हमने जो पर्यावरण में मैपिंग थी उसे स्टार्ट करा था। तो उसमें हमने इंडिया का जो मैपिंग थी वो देख ली थी, जो भी पिछले एक साल में चर्चा में रहे थे। आज हम अंतरराष्ट्रीय वाले जो मामले हैं उनकी मैपिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। हुआ क्या है कि जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है ये, तो मैप में देखें अगर, तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में ये वाला एरिया कौन सा है? ग्रीनलैंड। यहाँ पे क्या हुआ है, जो बर्फ है उसके नीचे एक छिपा हुआ क्या मिला है, एक महाद्वीप खोजा गया है, जिसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कहा गया है। तो ये वाली चीज याद रखनी है, कहाँ पे? ग्रीनलैंड के पास। क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है ये पहले समय में क्या हुआ करता था, अमेरिका से जुड़ा हुआ करता था। फिर क्या हुआ, वो प्लेट जो विवर्तन की घटना हुई थी उसके उस टाइम ये क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा दूरी पे है, पर ये ना तो पूरी तरह जुड़ा है अमेरिकी कॉन्टिनेंट के साथ और ना ही पूरी तरह से अलग है। तो ये वाली चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे चूंकि ये माइक्रो कॉन्टिनेंट ही है, तो अपेक्षाकृत जो ये लिथोस्फीयर वाला एरिया है इसका, ये वाला एरिया कौन सा होता है कि ऊपरी क्रस्ट, और जो मतलब क्रस्ट का पूरा एरिया ऊपरी और निचली, और मेंटल का ऊपरी एरिया, इसे ही क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। तो जो ये लिथोस्फीयर वाला एरिया है इसका, वो अपेक्षाकृत क्या है, मोटा है। तो इस वजह से ये थोड़ा यहाँ पे क्या है, अलग से कॉन्टिनेंट की खोज की गई है। ये वाली चीज याद रखनी है। अब इसकी मैपिंग अगर देखें तो यहाँ पे डेविस स्ट्रेट के नीचे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अगर हम मैप में इसे देखें तो ये वाला एरिया है डेविस स्ट्रेट का, और ये है ग्रीनलैंड। जो अभी कॉन्टिनेंट की खोज हुई है वो इस वाले एरिया में हुई है। तो ये डेविस स्ट्रेट है। ऊपर इसके जाएंगे तो ये बैफिन की खाड़ी है, और नीचे आएंगे तो ये लेब्राडोर की सी है, और ये वाला एरिया पूरा कनाडा का है, और इसे कहा जाता है बैफिन आइलैंड। तो ये मैपिंग याद रखनी है ग्रीनलैंड की। तो डेविस स्ट्रेट, नीचे लेब्राडोर सी, ऊपर बैफिन की खाड़ी, और इधर क्या है, कनाडा का बैफिन जो आइलैंड है। ये चीज यहाँ पे याद रखनी थी। तो यहाँ पे ये क्या है, खोजा गया है। अगला देखें अगर हम न्यूज, तो अगला है आर्कटिक जीवोम के बारे में और कामचटका प्रायद्वीप के बारे में। पहले देखें कामचटका प्रायद्वीप के बारे में। तो जो ये रशिया है, ये वाला एरिया कौन सा है, रूस का ये। अब रूस का इस वाले एरिया में यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक क्या है, द्वीपी टाइप का एरिया है, जो कि प्रायद्वीप है, जो कि घिरा हुआ है कहाँ पे, समुद्र से। अगर हम इसे देखें यहाँ पे, तो ये एरिया है कामचटका प्रायद्वीप का। अब इस कामचटका प्रायद्वीप की लोकेशन अभी चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दिन में कई सारे ज्वाल जो भूकंप है वो आए थे, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुए हैं, 5 शक्तिशाली भूकंप आए हैं इस एरिया में। अब इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ पे बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर और ओखाटस्क सागर से ये घिरा है। तो ये वाला एरिया अगर हम देखें कामचटका का, तो इसके पश्चिम में क्या है, सी ऑफ ओखाटस्क है। पूरब में क्या है, ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है, और इस एरिया में क्या है, बेरिंग सी है। तो अगर पूछ ले ये कामचटका प्रायद्वीप की लोकेशन क्या है, तो सी ऑफ ओखाटस्क पैसिफिक, और ऊपर बेरिंग सी है। किसका पार्ट है ये, अभी रसिया का पार्ट है। अब इससे जैसे ही नीचे की ओर पड़े जाएंगे हम, तो यहाँ कुछ आइलैंड है छोटे छोटे। इन आइलैंड का नाम है, छोटे छोटे द्वीप है, इनका नाम है कुरिल, जो है क्यूरिल आइलैंड। अब क्यूरिल आइलैंड को लेकर विवाद रहता है जापान के बीच में और रूस के बीच में। जापान के अनुसार ये उसके हैं, रूस के अनुसार उसके हैं। तो ये चीज याद रखनी है, कौन से आइलैंड को लेकर विवाद है, क्यूरिल आइलैंड को लेकर। और जो ये वाला एरिया है ये जापान का उत्तरी हिस्सा है। ये याद रखना, ये जापान का क्या है, उत्तरी हिस्सा है, और इसी को कहते हैं होकाइडू। तो याद रखना है ये। तो ये चर्चा में चल रहा था। अगला देखें अगर हम कामचटका प्रायद्वीप के बारे में, तो कामचटका प्रायद्वीप जो यहाँ पे निर्मित है, अब यहाँ पे जो जो रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का। तो इस वाले एरिया में ये भूकंप ज्वालामुखी क्यों आते हैं, तो यहाँ पे दो प्लेटें हैं, वो दो प्लेट कौन कौन सी है, तो ये वाला जो एरिया है, समुद्र वाला एरिया जो हमें दिख रहा है, ये सी ऑफ ओकाटस्क, ये एक प्लेट है, और दूसरी प्लेट है प्रशांत महासागर की प्लेट। तो चूंकि प्रशांत महासागर की प्लेट बड़ी है और समुद्री है, तो भारी प्लेट रहेगी। तो ये सी ऑफ ओकाटस्क की प्लेट है अगर, तो प्रशांत महासागर की प्लेट उसके नीचे जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, नीचे जाने पर क्या होगा कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव प्रक्रिया होती है उसके कारण यहाँ पे जो प्लेटें हैं वो गलने लगती हैं, और वही चीज ऊपर की ओर आ जाती है मैग्मा लावा के
रूप में। तो और इन जब दो प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप तो आएंगे ही। तो इस वजह से सी ऑफ ओकाटस की प्लेट प्रशांत महासागर से टकरा रही है। अब यहाँ पे जो ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं स्ट्रेटो ज्वालामुखी। तो स्ट्रेटो वोल्केनो, अब स्ट्रेटो वोल्केनो में क्या होता है कि शंकु रूप में बनते हैं। कैसे, ये शंकुधारी टाइप के बनेंगे और इनमें क्या होंगे, विस्फोट होंगे। तो विस्फोट कौन से में होते हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे ज्वालामुखी गाढ़े टाइप के होते हैं तो इनमें विस्फोट ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हमने याद रखी यहाँ पे। अब ये पूरा ही एरिया यहाँ पे तो ज्वालामुखी आते ही रहते हैं, मतलब ज्वालामुखी और भूकंप आते ही रहते हैं। अब अगर हम इस एरिया को देखें, और भी यहाँ पे चर्चा में रहता है एक शिवलुच ज्वालामुखी और है इसी एरिया में, जो चर्चा में रहा था पिछले कुछ साल में। तो उसका नाम है शिवलुच ज्वालामुखी, ये भी याद रख सकते हैं यहीं पे। दूसरा क्या है कि इसी एरिया में यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट जगह है, उसका नाम क्या है कि यूरेशिया, जो पूरी यूरेशिया है, उस यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी यही है। उसका नाम क्या है कामचक्का में, कि कल्यूचेबस्क्या, चेबसकाया। तो कल्यूचेबस्काया सोप का ये एक ज्वालामुखी है जो पूरे यूरेशिया का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, क्यूरेल और ये सारा याद रखना है। अब इसे जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे, क्योंकि भालू पाए जाते हैं तो भूरे भालू का यहाँ साम्राज्य भी कहा जाता है ये वाला एरिया। तो हमने ये कंप्लीट किया। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो इसके बाद हम आर्कटिक जीवोम को देखते हैं। तो आर्कटिक जीवोम क्यों चर्चा में चल रहे हैं, तो जीवोम का मतलब क्या है, जीव जंतु वाला एरिया पूरा। तो आर्कटिक जीवोम में क्या हुआ है कि जो ये वाला एरिया 66.5 का, यही क्या कहलाती है, यहाँ पे जो लाइन है, जैसे 23.5 की लाइन ये है तो 23.5 की ये है, 66.5 ये है। तो ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर वाला क्षेत्र ही क्या है, आर्कटिक सर्किल वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि जहाँ परमानेंट हर समय क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये एरिया ऐसा ही होता है जहाँ 2 या 2 से ज्यादा सालों तक बर्फ जमा होती है, उसे ही कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। अब यहाँ पे पर क्या हुआ है, और यह मिट्टी कार्बन का एक विशाल भंडार है। अब यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट के नीचे बहुत सारी मिट्टी है और सारी चीजें, तो यहाँ वाले एरिया में कार्बन जमा है। अब अभी क्या हो रहा है, चर्चा में ये क्यों है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ पे वन में अग्नि, मतलब वनाग्नि हो रही है, आग लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परमाफ्रॉस्ट है इस पूरे एरिया में, आर्कटिक वाले में, वो परमाफ्रॉस्ट क्या है, पिघल रहे हैं, जो बर्फ है, और लगातार आग लग रही है। और जब ये जलेगा तो सदियों से जो जमा नीचे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो जमा हुई है कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में, वो छूटेगी बाहर। इससे क्या होगा कि एक तो यहाँ पे कार्बन अवशोषण की क्षमता कम हो जाएगी, कार्बन सिंक की, और दूसरा क्या हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी है। अब आर्कटिक व्रत जो हमने देखा ये 66 वाला, इसमें आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब इस सर्कल में कौन कौन आता है। तो एक तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये अलास्का है, ये वाला एरिया। अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद ये एरिया ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद ये एरिया रूस का है। तो ये 66.5 में आते हैं। बाकी ये चीजें याद रखनी है। तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये नॉर्वे, स्वीडन, तो ये और फिनलैंड, ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ क्या पेड़ पाए जाएंगे, तो पेड़ों का अभाव है, क्योंकि यहाँ परमानेंट बर्फ ही जमा रहती है। तो यहाँ जो फ्लोरा है, वनस्पति है, उनका अभाव होता है, और ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये चीज याद रखनी। और टुंड्रा वनस्पति के पार्ट क्या होते हैं जो गिने जाते हैं, उन्हीं में आते हैं शैवाल, उन्हीं में लाइकेन। तो ये शैवाल, लाइकेन, और जो बौनी झाड़ियां होती हैं वो, तो ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें अगला, वो है एक ये देखते हैं टर्टल द्वीप समूह। तो ये तीनों हमने कंप्लीट किए। इसके बाद आए टर्टल द्वीप समूह। तो ये जो एरिया है ये अफ्रीका का, ये एरिया अफ्रीका के इस एरिया में, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है, सियरा लियोन। इसके दक्षिण में टर्टल द्वीप समूह के पास जो न्यांगाई द्वीप है, कि समुद्र स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हुआ है, उस द्वीप ने अपने 2/3 भाग को खो दिया है। तो पूछा जाएगा टर्टल द्वीप समूह कहाँ पे है, तो इस एरिया में टर्टल द्वीप समूह है, यहाँ समुद्र में। तो ये याद रखना है टर्टल द्वीप समूह के बारे में। तो इसमें अगर हम देखें कि जो एक देश है सियरा लियोन, उसके दक्षिण में है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से न्यागाड़ द्वीप
वो उसका एरिया क्या हुआ है, कम होता चला जा रहा है। ऐसे सोचो ये आइलैंड है, तो समुद्र स्तर बढ़ रहा है, तो ये एरिया के आसपास वाली भूमि क्या हो रही है, समुद्र के अंदर जा रही है। तो इस वजह से ये टर्टल द्वीप समूह चर्चा में रहा था। ये वाला देखा हमने। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखते हैं पेरेटो मोरेनो, जो है मोरेनो हिमनद। अब ये कहाँ है, ये जो दक्षिणी अमेरिका, ये वाला एरिया दक्षिणी अमेरिका का, यहाँ वाले एरिया में अगर हम देखें तो हुआ क्या है, यहाँ पे केल्विन हिम टुकड़े का टूटना है। तो हिम टुकड़े ये भी जैसे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो बर्फ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। तो क्या याद रखना है, पेरेटो मोरेनो हिमनद, तो ये याद रखना है यहाँ पे। अब यह हिमनद दक्षिणी पेंटागोनिया आइस शील्ड का हिस्सा है। जो पेंटागोनिया आइलैंड है इस वाले एरिया में, तो पेंटागोनिया, जो दक्षिणी पेंटागोनिया आइस फील्ड है, उसका ही ये हिस्सा है यहाँ पे। तो ये याद रखना है ये वाला। अब केल्विन क्या है, ये नाम आ रहा है केल्विन, समाचारों में ही शब्द रहता है केल्विन। यह प्रक्रिया है केल्विन, जब ग्लेशियर के किनारे से बर्फ के टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़े टूटकर पानी में गिर जाते हैं। ऐसे सोचो एक बड़ा सा टुकड़ा है ग्लेशियर का, और इसमें से एक टुकड़ा अलग हो जाए, टूट जाए इतना उस हिस्सा, और ये पानी में गिरे, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं केल्विन। तो पूछा जाए केल्विन क्या है, तो यही चीज है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है वैसे तो, कि नॉर्मल प्राकृतिक रूप से चलता ही रहता है टूटना जुड़ना, पर अभी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रोसेस क्या हो रही है, ज्यादा देखी जा रही है। तो ये वाला चीज याद रखना है। अगर इसे मैप में देखें तो ये है पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर, तो ये याद रखना है, यहाँ पे ये अलग हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे ये हमने देखा। अब अर्जेंटीना का ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, देश अर्जेंटीना वाला एरिया ये। तो अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत में लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क में स्थित है ये। वहाँ पे ग्लेशियरेज एक नामक नेशनल पार्क है, उसी में ये पार्ट है ये, जो पेरेटो मोरेनो हिमनद वाला है। तो दुनिया के अधिकांश ग्लेशियर क्या है, वर्तमान में सिकुड़ ही रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये भी हमने देख सकते हैं कि ये क्या है, ये टूट रहा है। तो ये वाली चीज याद रखनी है इसमें। अगला अगर हम बात करें इसके बाद, तो टाइटल देखा, ये वाला देखिए। उसके बाद देखें ड्रैग पैसेज, तो जहाँ ये हमने देखा था यही वाला एरिया, क्या ये तो हमने समुद्र वो देखा बर्फ वाला, और ये एरिया है ड्रैग ड्रैग पैसेज। तो याद रखना है ये वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ड्रैग पैसेज है, यहाँ पे भी भूकंप आया, इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। अब ये कैप हॉर्न है, तो कौन सा, ये केप हॉर्न। यहाँ पे क्या हुआ है, केप हॉर्न और साउथ सेटलैंड जो एरिया है, उन्हीं द्वीप समूह के बीच ये पड़ता है ड्रैग पैसेज। तो ये याद रखना है। और यही ये वाला एरिया तो जानते ही, ये पूरा एरिया क्या है, अंटार्कटिका का ये एरिया है। तो ये रहा ड्रैग पैसेज। अब अर्जेंटीना और चिली के निकट ये ड्रैग पैसेज है, यहाँ भूकंप आया है। और जो कैप हॉर्न है, कैप हॉर्न की विशेषता क्या है, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है ये। तो दक्षिणी अमेरिका का क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है, ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि साउथ सेटलैंड द्वीप समूह अंटार्कटिक प्रायद्वीप का उत्तरी वाला एरिया, तो ये वाला एरिया है। तो उत्तरी वाला एरिया जो है, इसी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के की साउथ सेटलैंड। तो इन दोनों के बीच में है ये ड्रैग पैसेज। उसके बाद देखें पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ जो चल रहा है पानी, ऐसे ऐसे जो हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद देखें समुद्री और बर्फीली परिस्थितियां पाई जाएंगी। तो ये चीजें हमने बात करी ड्रैग पैसेज के बारे में। तो यहाँ पे ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैपिंग है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कि मैपिंग में चिली वाला एरिया रहता है और अर्जेंटीना वाला एरिया रहता है यहाँ पे। तो ये रहेगा। इसके बाद हम देखें, ये 3 के बाद अरुण जल विद्युत परियोजना एक इम्पोर्टेंट है। तो अरुण जल विद्युत परियोजना क्यों अभी चर्चा में चल रही है, कि भारत और नेपाल ने जल विद्युत यांत्रिक कार्यों का आरंभ का उद्घाटन किया। मतलब अरुण जल विद्युत परियोजना किसके बीच में है, सबसे पहली चीज ये है, भारत और नेपाल के बीच में ही शुरू हुई है। नेपाल में अरुण नदी, जो कि कोशी की एक सहायक नदी है, उस पर ये स्थित है। तो इस वजह से ये अरुण वाला भी चर्चा में चल रहा है। तो ये याद रखना था। तो अरुण जल विद्युत परियोजना भारत नेपाल, और नेपाल की अरुण नदी, और अरुण नदी वैसे क्या है, कोशी की सहायक है। और कोसी को तो हम जानते ही हैं, जो बिहार वाले एरिया में बहती है। तो इसके बाद ये हो गया। अब है एक बचा स्कैरोबोरो सोल। तो स्कारोबोरो सोल जो है, ये इस एरिया में हमें देखने को मिलेगा। कौन सा एरिया है, साउथ चाइना सी का एरिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्क्रैबुरक सोल जो है, उसको मैपिंग में, तो ये है पूरा एरिया साउथ चाइना सी वाला।
चाइना वाला ये पूरा एरिया है, ये चाइना, ये फिलीपींस है, नीचे इंडोनेशिया वाला एरिया पड़ेगा और ये ऊपर वियतनाम और जापान वाला एरिया पड़ता है। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। तो फिलीपींस ने चीन के प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र बनाने की निंदा करी है। अब चीन क्या कर रहा है, इस वाले जो स्क्रैबोरग सोल है समुद्र में, यहाँ पे ये अपने आइलैंड बना बना रहा है। जो हम जब पढ़ते हैं करंट में, तो यहाँ 9 डैश एक लाइन है। चाइना ने एक अपनी 9 डैश बना रखी है कि ये एरिया चाइना का रहा है ऐतिहासिक रूप से। अब अगर ये चाइना का मान लेंगे तो फिलीपींस का तो समुद्री क्षेत्र बहुत छोटा हो जाएगा। इस वजह से ही विवाद रहता है स्क्रैबोरग आइलैंड इधर ही है। पार्सेल, स्क्रैबोरग, स्पार्टले, ये चीजें चर्चा में इधर रहती हैं। तो चीन में हुआंग्यान द्वीप और फिलीपींस में पनाटांग सोल, इनके नाम अलग अलग पाए जाते हैं स्क्रैबोरग सोल के। और ये दक्षिणी चीन सागर में एक एटॉल है। और एटॉल हम जानते हैं कोरल जो रीफ होती हैं वही क्या बनाती हैं, एटॉल बनाती हैं। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अगला अगर हम देखें, अगली जो इमेज है इसमें अगर हम देखें तो एक अराल सी देखें। तो अगर हम इस एरिया में देखें, भारत के उत्तर की अगर हम तरफ चलेंगे तो यहाँ में देखने को मिलेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, उसी वाले एरिया के बीच में एक अरल सी पाई जाती है। तो अगर इसका मैप है देखते हैं तो अरल सी पाई जाती है। अब उसको अगर हम देखें तो अरल सी की लोकेशन और इसके बारे में, तो जो जैसे दो देश हैं उनके बीच में है अरल सी। दो देश कौन से, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान उत्तर में है और उज्बेकिस्तान दक्षिण की तरफ मिलेगा। यहाँ दो नदियां गिरती हैं अरल सी में, अमू दरिया और सिर दरिया। तो जो भारत है, भारत के उत्तर वाले एरिया में जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, उज्बेकिस्तान पड़ता है और उसके ऊपर पड़ता है बड़ा वाला कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में क्या है, अरल सी है। यहाँ दो नदियां गिरती हैं, अमू दरिया सिर दरिया का जल परिवर्तन हो रहा है और सूखे के कारण ये दुनिया की सबसे जल्दी सुकड़ती हुई झीलों में माना जाता है। इस सी को नाम है सी, वैसे है क्या, ये झील है। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमने देखा अरल सी के बारे में। तो यहाँ पे जल लुप्त होने के बाद भूगर्भिक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पानी लगभग क्या होता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है। इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद स्थिति देखी इसकी, और यहाँ पे जो नदियां लुप्त होने का कारण क्या है, नदियों के जल में परिवर्तन आ रहा है। इसके बाद देखें, तोलारे एक झील है। अब तोलारे झील क्यों फेमस है, कैलिफोर्निया की है तोलारे झील। तो ये वाला एरिया जो अमेरिका का है, उस एरिया को कहते हैं कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की एक झील है जिसका नाम है तोलारे। तो तोलारे झील में क्या हुआ है, नदियों के यहाँ पे जो 2023 की वायुमंडलीय नदियों के कारण 130 वर्षों के बाद पुनः उभरी है। तोलारे झील बीच में खत्म, अब ये तोलारे झील दोबारा से उभरी है, इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रही है। इसके बाद देखें, इसमें जो एरिया है इसका सैन जैक्वाकिन घाटी, वो कैलिफोर्निया में है जहाँ पे ये स्थित है। तो ये चीज याद रखनी है तोलारे झील के बारे में। क्या क्या है ये, कि भौगोलिक रूप से दुनिया का एक चमत्कार सा है ये, कि इस झील को क्या मान लिया गया था, मृत मान लिया गया था। और अब ये दोबारा से दिख गई है 130 वर्षों के बाद। तो पूछा जाए, ऐसी झील जो खत्म हो चुकी थी अब वो दोबारा दिखी है, वो कौन सी झील है, तोलारे झील, जो कि बिल्कुल खत्म होने के बाद। क्यों हुआ है, तो इसमें कारण क्या लिखा है, वायुमंडलीय नदियों के कारण, एटमॉस्फेरिक रिवर ने पुनर्जीवित किया है इसे। तो और ये एरिया वाला कहाँ पे है, अब ये है क्या, वायुमंडलीय नदियां। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में नमी की लंबी धाराएं होती है, मतलब जो वायुमंडल में नमी होती है उससे वर्षा होती है भारी और बर्फबारी होती है, उसके कारण इस झील में दोबारा से पानी भर गया है। अब ये एरिया जो है अमेरिका में, ये एरिया सियरा नेवेदा वाला एरिया है। पर्वतों पर जमा भारी बर्फ है, वो पिघली और वो बर्फ पिघलने से इस एरिया में पानी भर गया है। तो ये वाली चीज याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद देखें यहाँ पे, कि यहाँ पे एक नदी का नाम भी दिया है, कर्ण नदी यहीं पे बहती है। इसके बाद है कॉन्गो नदी। तो कॉन्गो नदी चर्चा में चलती है, कहाँ पे है, तो ये वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया, कॉन्गो जायरे वाला एरिया। तो ये बीच में है, 0 डिग्री जो जाती है वहीं पे। तो कॉन्गो नदी अभी चर्चा में क्यों चल रही है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इंगा 3 जल विद्युत परियोजना के लिए $250 मिलियन की सहायता दी है कॉन्गो नदी के लिए। तो ये चीज याद रखनी है। तो क्या हुआ है, इंगा जल विद्युत परियोजना पूछा जा सकता है। अब नदी बेसिन इसका कितने देशों में है, कॉन्गो नदी का, तो 9 देशों में।
तो बीच वाले पूरे देश हैं अफ्रीका के, उन सभी देशों में क्या है, इसका जल वाला क्षेत्र है। और ये वाला अंत में ये किस एरिया में गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। किधर, अटलांटिक इस साइड गिर रही है, तो ये वाली चीज याद रखनी। ये दुनिया का कॉन्गो बेसिन है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पीटलैंड वाला क्षेत्र है। पीटलैंड कौन से होते हैं, दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंध में ये, तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, 9 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, जाम्बिया है, अंगोला है, कॉन्गो है, ये सारे देश हैं। विश्व में सबसे गहरी नदी है ये, तो ये चीज याद रखनी। गहरी में अगर पूछा जाए तो कॉन्गो नदी ही गहरी नदी है। और अमेज़न के बाद जल प्रवाह में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो जल प्रवाह में दूसरी, गहरे में पहले नंबर पे है, और दूसरी सबसे लंबी नील नदी के बाद दूसरी अफ्रीका में केवल बात कर रहे हैं अभी। तो अफ्रीका में नील सबसे बड़ी है, और अफ्रीका में नील के बाद ये सबसे लंबी नदी भी है। तो विश्व की सबसे गहरी नदी भी यही है, कॉन्गो वाली। और अमेज़न के बाद जल प्रवाह वॉल्यूम के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है, और नील नदी के बाद ये अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। और दुनिया की एकमात्र ये नदी है जो विषुवत रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। तो ये वाली चीज यहाँ पे मेन क्या था, इंगा जल विद्युत परियोजना। इसके बाद एक यहीं पे पास में एरिया फेमस है, वो है इथोपिया वाला। और यहाँ पे ब्लू नील नदी इम्पोर्टेंट रहती है। तो ब्लू नील के बारे में बात करें तो इसे वाइड, अब जो ब्लू नील वाला एरिया है ये अफ्रीका में हमेशा चर्चा में रहता है विवाद के कारण। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो इथोपिया में है, उसे कहा जाता है ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। तो ये किस देश में, इथोपिया वाले देश में। तो ये चीज याद रखनी है। और सूडान, यहाँ पे जो नदी है नील नदी का प्रमुख सहायक नदी है, जो ब्लू नील है वही नील नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। एक तो व्हाइट नील है, एक ब्लू नील है, तो ये चीज याद रखना है। तो ब्लू नील से ही जो व्हाइट नील है वो लंबी है, लेकिन ब्लू नील से 80 से 85% जो नील नदी में पानी है वो इसी नदी से आता है। क्योंकि जो इथोपिया में हाईलैंड है, ऊंचे क्षेत्र है, वहां पे मानसून में वर्षा होती है और उसी से ही इस नदी में पानी जाता है। और जो दूसरी हमने नदी देखी वो कौन सी थी, व्हाइट नील, इधर ही बहती है। और व्हाइट नील से ये मिलती है सूडान की राजधानी खार्तूम में। जो ये ऊपर वाला देश है यही है सूडान, खार्तूम में। तो ये वाला देखा हमने। इसके बाद अगर हम बात करें, अरल सी हमने देख लिया, और उसके बाद लास्ट बचा इसमें जो ग्रेट रुआ नदी। तो ग्रेट रुआ नदी और सीन नदी, दो वन नदियों के बारे में और देखते हैं। तो अगर हम देखें ग्रेट रुआ नदी, तो ये क्या है, तो अगर देखें हम, जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन के कारण ये भी सूखती जा चली आ रही है। कहाँ पे, ये तंजानिया वाला एरिया में। तो इस वाले एरिया में कौन सी, तंजानिया। तंजानिया की प्रमुख नदियों में से है, जहाँ जो मानवीय एक तो कुप्रबंध है, जैसे सिंचाई ज्यादा होती है इस एरिया में, तो उसके कारण पानी की कमी होती चली जा रही है। तंजानिया की प्रमुख नदियों में से एक ये नदी मानी जाती है, रुफीजी नदी भी से तो ये वाली याद रखनी है। तो रुफीजी यहाँ पे एक नदी है, उसकी एक ये सहायक नदी है। तो याद रखना, रुफीजी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कौन सी नदी, ग्रेट रोहा नदी है। तो उसके बाद देखें अगर हम, रुफीजी नदी हो गया, तंजानिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है, क्योंकि इसी की सहायक है कौन सी, ग्रेट रोहा नदी। तो रुफीजी नदी पूछ रहे, तंजानिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है पूरा ही। और रोहा नेशनल पार्क भी है यहाँ तंजानिया वाले एरिया में। तो ये सब चीजें याद रखनी है। तंजानिया, ये क्वर्क गया, ये कॉन्गो नदी है, ये ब्लू जो नील नदी अभी हमने देखा वो ये वाला एरिया है। और यहाँ सूडान के खार्तूम में जो क्या है, नदी दोनों मिल रही है, ब्लू और व्हाइट नील मिल रही, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। अगला अगर हम बात करें सीन नदी, तो सीन नदी कहाँ है, ये वाला एरिया है यूरोप में। तो सीन नदी है, पेरिस ने 1923 से पहली बार सीन नदी को सार्वजनिक तैराकी के लिए खोला है। तो ये क्या है, लोअर के बाद फ्रांस में दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखनी है। फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पेरिस से होकर ये गुजरती है। ले हाब्रे के पास इंग्लिश चैनल में ये गिरती है। तो दूसरी नदी है, और ये अभी सार्वजनिक खोल दी गई है। लोअर नदी है, लोयर नदी। तो लोयर नदी है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, और लोयर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी सीन नदी ही है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखें आपदा वाले क्षेत्र, जहाँ पे आपदाओं के कारण कुछ क्षेत्र चर्चा में रहे हैं। तो आपदा के कारण एक है, सबसे पहले माउंट एटना को देख लेते हैं। तो माउंट एटना वाला जो एरिया है ये इटली के सिसिली द्वीप पे है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया,
इटली के सिसिली द्वीप पे है। तो उद्गार हुआ है ज्वालामुखी का, और इटली ये है और इटली का सिसिली है। यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो यूरोप का क्या है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ये वोल्केनो कैसा है, ये भी स्ट्रेटो वोल्केनो है। और ये वोल्केनो क्यों बना होगा सोचो, तो ये है अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट मिलेंगी तो इसके कारण ही ये यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ये चीज याद रखनी है। इटली का सिसिली आइलैंड याद रखना है इस वाले एरिया में, जो कि यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यही देखने को मिलता है हमें। और उसके बाद इसकी और फेमस है, ये यूनेस्को की धरोहर जो सूची है उसमें भी ये शामिल होता है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगला है तुर्की की राजधानी अंकारा। यहाँ पे क्या हुआ है, भूकंप आया है, बस इतना इंपॉर्टेंट रहा है। तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है एक जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी। तो ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। अब पूछा जाएगा ये कहाँ पे है, माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी। तो ये ज्वालामुखी है फ्लोरेंस द्वीप इंडोनेशिया का है, ये चीज याद रखनी है। लेवाटोबी वास्तव में यहाँ पे दो ज्वालामुखी चोटियों एक जोड़ा है, मतलब दो ज्वालामुखी की चोटियां उनका एक जोड़ा है, इसी वजह से इसे कहा जाता है लाकी लाकी। दो नाम हो गए ना, तो दो है ये। उसके बाद है यहाँ पे, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, क्योंकि ये पूरा ही एरिया प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इस, ये हो गया हमारा ये, और तुर्की वाला हो गया। उसके बाद देखें अगर हम पेरू के लीमा वाले एरिया में, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे भी भूकंप आया, इस वजह से ये पेरू का लीमा चर्चा में रहा है। कॉन्गो की बात करें, उसके बाद पहले देखते हैं माउंट सोमेरू, क्योंकि ये पास पास हो जाएंगे, लेवाटो भी लाकी लाकी, और माउंट सेमेरू, ये भी इंडोनेशिया का है। और यहाँ पे स्ट्रेटो वोल्केनो है, जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। किसका, जावा द्वीप का। तो ये वाली चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे क्यों आ रहा आया होगा ज्वालामुखी, या जो भूकंपीय क्रिया होती है, तो वही बात है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में धंसने के कारण। क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, और ये पूरा एरिया यूरेशियन प्लेट का है ये ऊपर। तो यूरेशियन प्लेट का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, इसके कारण ये है। और अगर इस एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे जावा आइलैंड है, पहले सुमात्रा फिर जावा, तो उस एरिया में ये पाया जाता है जावा में। और जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ये ज्वालामुखी है। इसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, सोमेरु से ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, तो चीज याद रखना। अब नाम मिलेगा सोमेरु। अब ये तो नाम इंडियन टाइप का नाम लग रहा है, क्यों, क्योंकि अपने हिंदू परंपरा में एक मेरु पर्वत की चर्चा करी जाती है। जो मेरु पर्वत को कहा जाता है ब्रह्मांड का केंद्र है, पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम सोमेरु रखा गया है। तो ये चीज याद रखनी है यार। उसके बाद अगर हम चले किलाउआ ज्वालामुखी पे, तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे, ये वाला एरिया कौन सा है, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप पे ये एक है किलाउआ ज्वालामुखी, ये भी अभी क्या है, फटा है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ये बाकियों से अलग है, एक सील्ड ज्वालामुखी। बाकी हम सब जो पढ़ रहे हैं वो कैसे, ज्यादातर स्ट्रेटो वाले। ये एक कैसा ज्वालामुखी है, सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड में क्या होता है कि जो ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है, इस वजह से वहां पे जो ज्वालामुखी बनेगा वो सील्ड टाइप का बनेगा, मतलब जो जो निकलेगा उसमें से लावा मैग्मा वाला, वो तरल होगा, तरल होगा तो दूर तक जाएगा, तो ऐसा तस्तरी टाइप का बनेगा, तो इस ये सील्ड टाइप का देखेगा ये। तो खिला हुआ कैसा है, सील्ड ज्वालामुखी है। तो ये चीज याद रखनी है इसमें। प्लेटों के किनारे पर नहीं, बल्कि अब वैसे ज्यादातर हम देखते हैं प्लेटों के किनारे पे बन रही है, पर ये प्लेटों के किनारे पे नहीं है, बल्कि मेंटल जो प्लम होते हैं या हॉट स्पॉट के ऊपर है, नीचे की तरफ क्या है, पूरा समुद्र में हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है, उसी के ऊपर ये स्थित है। तो अमेरिका का ये आइलैंड है, कौन सा, हवाई आइलैंड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है हेली गुब्बी, जो ये कहाँ पे, इथोपिया में है। अब इथोपिया कहाँ, जहाँ अभी हमने चर्चा करी थी, ब्लू व्हाइट नील वाला एरिया, वही वाला। तो यहाँ पे भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। अब ये वाला एरिया है जो लाल सागर और दक्षिणी एशिया तक विस्तृत है, तो यही वाला याद रखना है, हेली गुप्पी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाला हिस्सा पाया जाता है, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। इसके बाद लाल सागर और दक्षिण एशिया तक ये
फैल गया था यहाँ से, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब ये कहाँ स्थित है, तो इथोपिया में तो पता है, पर जो इथोपिया वाला एरिया है, ये एरिया को कहते क्या है इसे, तो ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली है। तो ईस्टर्न अफ्रीकन, जिसे हम रिफ्ट वैली की बात करते हैं, वो ये है। ये हिस्सा क्या है, एक समय के बाद ये अलग हो जाएगा अफ्रीका से टूटा हुआ, तो ये भागों में टूट रहा है ये वाला हिस्सा, उसी में ये स्थित है, तो इथोपिया में है। ये वाली चीज हमने देखी इसके बारे में। इसके बाद अगला हम बात करें, तो एक, अगर हम देखें ये कॉन्गो वाला एरिया, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्गो की राजधानी क्या है, किनशासा, कॉन्गो गणराज्य की। यहाँ पे तंगानिका झील के तट के पास बाढ़ आई है, इस वजह से ये क्या रहा है, चर्चा में रहा है। उसके बाद अगर हम देखें इधर वियतनाम, असना देखें, तो असना क्या है, चक्रवात असना आया है पश्चिमी तट पर, अरब सागर में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसका नाम क्या है, असना। तो ये चीज याद रखनी है, चक्रवात असना कहाँ पे आया है, अरब अरब सागर में। कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, ये याद रखना, शीतोष्ण नहीं है। वैसे आमतौर पर अरब सागर में क्या है, चक्रवात इस वाले एरिया में कम बनते हैं, पर वर्तमान में क्या है, ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो नाम दिया गया असना, वो किसने दिया था, पाकिस्तान ने नाम दिया था, क्योंकि यहाँ जो भी भुजवाला वो मतलब आते हैं चक्रवात उष्णकटिबंधीय, उनके नाम सामूहिक रूप से सभी देश यहाँ के मिलकर बनाते हैं, तो ये वाली चीज याद रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें, तो तुर्की है असना, और अब वियतनाम का देखें, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ पे टाइफून बुलालोई आया है, तो कौन सा है, टाइफून बुलालोई। पूछा जाएगा किस देश में आया है, तो ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया है, वियतनाम की राजधानी हनोई चर्चा में चल रही है। अब प्रशांत महासागर में इन्हें क्या कहा जाता है, टाइफून। हिंद महासागर में इन्हें क्या कहा जाता है, अपने यहाँ चक्रवात। और अटलांटिक महासागर में आए इस एरिया में, तो इन्हें क्या कहा जाता है, हरिकेन। ये चीज याद रखनी है, नाम अलग अलग है, ये है। उसके बाद कॉन्गो में क्या आया है, बाढ़ आई थी, ये हमने देखा। अब यहाँ पे जो नाम आया है तंगानिका झील का, तो टंगानिका जो झील है, ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है, आयतन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें याद रखनी। 4 देश हैं यहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन से इसमें 4 देश हैं, एक तो तंजानिया है, एक डीआरसी है, मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और जाम्बिया। तो क्या क्या देखा, तंगानिका जो झील है दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी, और उसके बाद क्या है, क्योंकि सबसे गहरी तो बैकाल हम पढ़ते हैं रसिया में, उसके बाद दूसरी सबसे गहरी है, और दूसरी ही आयतन के हिसाब से सबसे मीठे पानी की झील भी यही पाई जाती है। तो ये चीज हमने देखी। इसके बाद देखें अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीयर्स। यहाँ पे भी भूकंप आया है, तो ये वाली चीज चर्चा में रही है। इसके बाद देखें माउंट लेवाटो भी हो गया, हेली हो गया, और माउंट सोमेरू, तो ये सारे कंप्लीट हुए हमारे। अगला देखें अगर हम पार्ट, तो यहाँ पे कुछ चर्चा में स्थल रहे हैं वो वाले, जैसे हैं बनुआतू। बनुआतू कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम मैप देखें, ऑस्ट्रेलिया, और ये ऊपर है पपुआ न्यू गिनी। इससे अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे, और यही वाले एरिया में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी तरफ ही हमें देखने को एक देश मिलता है, आइलैंड ही है, जिसका नाम है बनुआतू, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट बिला। तो ये चीज याद रखनी है, बनुआतू और राजधानी पोर्ट बिला है। हुआ क्या है यहाँ पे, पर्यावरणीय विनाश को इकोसाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आईसीजे के कारण। जब हमने इसमें पहली वाले जो वीडियो में हमने ये कवर भी किया था कि आईसीजे ने अभी क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक वर्ड दिया है इकोसाइड, तो इकोसाइड यहीं से अभी चर्चा में रहा है। तो पूछा जाए वनुआतू कहाँ है, वनुआतू प्रशांत महासागर का सबसे छोटा सा, एक दुनिया का एक छोटा देश है। इंपोर्टेंट याद रखना, सबसे तो नहीं, पर ये छोटा देशों में आता है। उसके बाद क्या है, यह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रशांत प्लेट, वही बात है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रशांत प्लेट है, और ये प्रशांत प्लेट है, और प्रशांत महासागर की प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों के अवशरण वाला एरिया ये है। ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें अगला, तो एक तो आईसीजे वाली चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तुवालू, एक और यहाँ पे फेमस है, दुनिया का जो वनुआतू है, दुनिया का सबसे अधिक भाषाई घनत्व वाला देश है। यहाँ पे क्या है, कम जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ 100 से अधिक स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा समझो, यहाँ पे लोग चाहे हजारों में ही है, और पर लोग भाषाएं 100 से ज्यादा बोली जाती है, तो ये एक यहाँ दुनिया में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है भाषाओं का। बहुत अलग सी चीज है यहाँ पे, याद रखनी। इसके बाद एक जगह है तुवालू वाला एरिया देखें,
क्योंकि ये एक साथ ही है इस वजह से। तो तुवालू, जब ये वाला हमने देखा वनुआतू, वनुआतू के ऊपर हमने एक एरिया देखा तुवालू। तो तुवालू ये रहा, इस वनुआतू, वनुआतू के ऊपर तुवालू। तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। अब यहाँ क्या है, समुद्री स्तर वृद्धि होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ फेलेपिली यूनियन संधि करी है। तुवालू दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे पहले डूबेगा। जल स्तर बढ़ ही रहा है, तो तुवालू ने एक संधि कर ली कि इनके यहाँ के लोग अब कहाँ जाएंगे। अब अगर ये समुद्र से डूब जाएगा, तो तुवालू ने कहा है कि हम लोग, उन्होंने संधि की है ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी संधि है, फेलिपिली यूनियन की संधि। और इसके बाद इन लोगों को धीमे धीमे लेके कहाँ बसाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो पूछा जाए डूबता हुआ राष्ट्र कौन सा है, अभी जो देश है पूरा डूब रहा है, तो डूबता हुआ राष्ट्र यही है, तुवालू। और यहाँ पे क्या है कि इन लोगों को, तुवालू क्या है, ये एटॉल है, असल में ये भी एक अटॉल है। अटॉल क्या होता है कि जो कोरल्स के द्वारा बने होते हैं। तो अटल और रीफ का ये द्वीप समूह है। अधिकतम ऊंचाई इसकी केवल केवल कितनी है, 4 से 5 मीटर है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो दुनिया का पहला देश होगा पूछा जाए तो मैप से गायब होने वाला है, तो वो यही है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये पोलिनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ते हैं ना माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, तो ये पोलिनेशिया का पार्ट है यहाँ पे, तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में ये वाला एरिया कौन सा है, इक्वाडोर। जो इक्वेटर लाइन गई है ना, वो इसी के नाम से ही तो है, इक्वेटर, इक्वाडोर वाला। और इसकी राजधानी क्या है, क्विटो। तो ये चीज याद रखनी है। दुनिया के उन 17 मेगा डाइवर्स देशों में से है जहाँ एंडीज पर्वत, अमेज़न पर्वत और गैलापैगोस द्वीप सब एक साथ मिलते हैं। तो ये चीज याद रखनी, यहाँ अमेज़न भी मिलेंगे, एंडीज पर्वत भी मिलेंगे, और यही क्या है, गैलापैगोस एक द्वीप, सब मिलता है यहाँ पे, एक चीज याद रखनी। और जो इक्वेटर भूमध्य रेखा है, वो इसी के से होकर गुजरती है, इक्वेटर यहीं से होकर गुजरती है, चीज भी याद रखनी है। चर्चा में क्या है, इक्वाडोर के स्वदेशी समूहों ने अमेज़न के 47 अरब डॉलर की तेल ड्रिलिंग योजना की आलोचना की है। मेन बात है वो तेल वगैरह यहाँ मिलता ही है, तो उसका भी चल रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी में ये जानी जाती है, इक्वाडोर का क्यूटो। तो ये भी याद रखना है, दुनिया की दूसरी, पहली नहीं है हालांकि, पर ऊंची में से जानी जाती है, तो दूसरी सबसे ऊंची यही है, इक्वाडोर का क्यूटो, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी। और इक्वाडोर 17 मेगा डाइवर्स दुनिया में देश है, उनमें से जाना जाता है, ये वाली चीज याद रखनी है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क जिस जो ये विवाद चल रहा है ना तेल का कारण, वो विवाद है यासुनी नेशनल पार्क के कारण। तो यहाँ से अगर तेल का खनन होगा, तो ये नेशनल पार्क में दिक्कत आ जाएगी, तो ये वाली चीज है। जब अब यहाँ पे लोगों को ने बोट देकर तेल खनन रोका है। बोट मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बोटिंग हुई है, पूछा जाए कि किस देश में बोटिंग के द्वारा जनता ने तेल खनन पे रोक लगवाई है, तो इसी एरिया में लगवाई है। तो ये वाली चीज भी हमने देखी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम ऊपर चले, तो यहाँ पे एक देश पड़ता है डेनमार्क, अभी काफी चर्चा में चल रहा है ग्रीनलैंड के कारण, और अमीर की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर अभी इसमें हम देखें, तो भारत ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है एक हरित विकास के प्रस्ताव के लिए, मतलब ग्रीन इकोनॉमी वगैरह के लिए। तो ये चीज याद रखनी है। अब मेन बात है कि ये तो नहीं आएगा कि ये मतलब भारत ने समझौता किया काफी है, पर इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की राजधानी है ये रही कोपेनहेगन। इसके बाद जो ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पड़ते हैं, तो ये वाला एरिया स्वीडन वाला है। अब देखें, अगर ये पवन ऊर्जा का इसे साम्राज्य कहा जाता है डेनमार्क को, क्योंकि ये नॉर्डिक देश बाहर, जो एरिया ये वाला एरिया है नॉर्डिक के आसपास है, तो इस वाले एरिया में पवन ज्यादा होता है। और इस यह मुख्य रूप से जुटलैंड प्रायद्वीप, इसका याद रखना है कि कौन सा देश है, वो जुटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जुटलैंड जो प्रायद्वीप और 400 से अधिक द्वीप समूहों का एक संग्रह है। तो जुटलैंड या जटलैंड जो प्रायद्वीप है, वो डेनमार्क वाला है, छोटे छोटे यहाँ पे हैं। उथला समुद्र और तेज पछुआ हवाओं के कारण यहाँ पे पवन ज्यादा बनती है, तो दुनिया में सबसे आदर्श स्थिति यही मिलती है। और यह उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन देशों का हिस्सा है। ऊपर वाले जो देश कहलाते हैं क्या, स्कैंडिनेवियन, उसी का ये हिस्सा है। जल वाले क्षेत्र में अगर देखें, तो ये एरिया कौन सा है, नॉर्थ सी का ये एरिया है। किससे सीमा साझा कर रहा है, एक ही देश से बॉर्डर, तो ये वाला देश देश याद रखना है, जर्मनी। जर्मनी से ये बॉर्डर लगा रहा है, ऊपर नॉर्थ सी है, इधर की तरफ दूसरे नॉर्डिक कंट्रियां हैं। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, जो जीलैंड द्वीप पर स्थित है। तो ये याद रख लेना, जटलैंड का पार्ट है, ये जीलैंड द्वीप है। ये वाला जो द्वीप दिख रहा है कोपेनहेगन, ये भी एक अलग, ये
डेनमार्क ये है, पर राजधानी एक आइलैंड पे है, कोपेनहेगन, और ये जीलैंड द्वीप का नाम है। तो ये वाली चीज याद रखनी है यहाँ पे। भारत ने डेनमार्क के साथ पहली बार समझौता किया ऐसा, पहला समझौता ये भारत का किसी भी देश के साथ इम्पोर्टेंट रहेगा जहां हम हरित विकास, रोजगार और आर्थिक संबंधों की बात कर रहे हैं। और डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़े द्वीप जो है ग्रीनलैंड का मालिक भी है, जिसे आजकल ट्रम्प खरीदना चाह रहे हैं। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका मालिक यही डेनमार्क है। ये भी चीज याद रखनी है। डेनमार्क के नीचे कौन सा देश है? जर्मनी, ये देखा हमने। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इक्वाडोर और ये देख लिया। इसके बाद देखें तो कोलंबिया देखते हैं। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। तो वायु प्रदूषण और इन सब के कारण WHO का यहाँ सम्मेलन और UNEP, WMO जैसे अन्य देशों ने यहाँ पे क्या किया है, आयोजन हुआ है, मतलब चर्चा चल रही है। तो कोलंबिया दो समुद्रों, दो महासागरों का मिलन है यहाँ पे, तो ये चीज याद रखनी है। तो दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जहाँ पे, जिसके तट प्रशांत और कैरिबियन दोनों को छूते हैं। देखो, एकमात्र देश है कोलंबिया जिसका जो एरिया है वो एक तरफ तो कैरिबियन से घिरा है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से। तो दो समुद्र, दो महासागरों का मिलन है इसमें, ये चीज याद रखनी। यहाँ पे भी वही चीज है, एंडीज, अमेजोन, ये सारी चीजें यहाँ पाई जाएंगी। इसकी राजधानी क्या है इक्वाडोर की? बोगोटा है राजधानी। अब यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय WHO वैश्विक जो सम्मेलन हुआ है, वो सम्मेलन यही हुआ है बोगोटा में। तो ये चीज याद रखनी है। एक इनका शहर बहुत फेमस है जिसका नाम है कार्टाजेना। तो हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल पढ़ते हैं जो जीव जंतु सुरक्षा वाला है, वो कार्टाजेना का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है इसी का, तो कोलंबिया का। तो ये वाली भी चीज याद रखनी है। तो ये उसके बाद अगर हम देखें यहाँ कि यहाँ वायु प्रदूषण के लिए और इसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सम्मेलन किया है। यह सम्मेलन WHO, कोलंबिया सरकार, UNEP, अब इतने संगठनों ने किया है इस चर्चा में, और WMO, इन सबके द्वारा संयुक्त है। WHO, WMO, UNEP और कोलंबिया सरकार ने मिलकर किया है। अब यही कोलंबिया के पास एक ज्योग्राफी में डेरियन गैप। अब डेरियन गैप क्या है? कोलंबिया और जो ये पनामा सिटी है, मतलब पनामा देश है, तो कोलंबिया और पनामा के बीच एक घना जंगल है, घना जंगल है। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पैन अमेरिकन हाईवे टूट जाता है। यहाँ पैन मतलब जो बीच में थोड़ा सा गैप है असल में, तो वही है डेरियन गैप। तो ये चीज याद रखनी है। अब बचा एक हमारा इथोपिया। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। ये वाले देश जो चार हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हैं। तो इरित्रिया, इथोपिया और जिबूती और सोमालिया। तो ये चीज याद रखनी, इन्हें पढ़ते हैं हम SED से, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। तो उसमें से एक देश है इथोपिया। इथोपिया पूरा लैंडलॉक भी है, एक इसकी ये विशेषता है। अब इथोपियन हाईलैंड है, अफ्रीका की इसे छत भी कहा जाता है, जो एक, क्योंकि यहाँ एरिया में बहुत ऊंचा एरिया है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर देखें इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। अभी क्यों चर्चा में रहा है? तो UN फूड सिस्टम समिट और 4 स्टॉक टैक, मतलब UN के फूड वाला और स्टॉक टैक अदीस अबाबा में आयोजित हुआ है। तो पूछा है यूनाइटेड नेशंस का कुछ फूड वाला का आयोजित हुआ है, यहीं पे है। अब ये तो पता चल गया यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट, और इसी को फूड सिस्टम समिट प्लस फोर वाला ये याद रखना है, फोर वाला। तो ये चीज याद रखना, स्कॉट टैकिंग का आयोजन यहीं पे हुआ है, तो ये चीज याद रखनी है। कॉफी का जन्म स्थान इथोपिया को ही माना जाता है। कॉफी कौन सी? इथोपिया को कॉफी मतलब अरेबिका, तो अरेबिका कॉफी का जन्मदाता इसे ही माना जाता है, जन्म स्थान भी है। और नील नदी हम पहले देख चुके हैं कि नील नदी निकलती है यहीं से, मतलब नील तो नहीं, ब्लू नील यहीं से निकलती है। यहाँ पे कौन सी झील है? लेक ताना। तो ये हमने यहाँ पे देख लिए स्थल। अब अगले बारे में हमारे जो भारत के हमने देख लिए थे, पर ये इन्वायरमेंट के कुछ जैसे रिजर्व टाइप के एरिया है, इन्हें हमें देखना है। जो नेशनल पार्क वगैरह हम वैसे भी पढ़ते ही है, तो नेशनल पार्क जो भी चर्चा में रहे हैं या बायोस्फीयर रिजर्व, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, और बाकी का जो चल रहा था हमारा।